माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बच्चे स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स का +2 अकाउंट्स का डीके गोयल बुक का एनपीओ का चैप्टर। ठीक है जी, एनपीओ फर्स्ट वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड दिस इज आल्सो द पार्ट फर्स्ट। पार्ट भी फर्स्ट है और पार्ट जो सेकंड है आपका वो है स्टूडेंट्स, ये देखिए, दिस इज द पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड नहीं, ये भी पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, ये एक्चुअली इंग्लिश मीडियम की बुक है, ये हिंदी मीडियम की बुक है। ठीक है जी, पार्ट सेकंड में किसी और वीडियो में दिखा दूंगी आपको। आज बिल्कुल ही देखिए पार्ट फर्स्ट बुक का +2 क्लास का डीके गोयल का अकाउंट्स का आज स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एनपीओ। एक बारी मैं आपको सभी जो चैप्टर्स हैं इसके बारे में हल्की सी डिस्कशन करते हैं। देखिए जो एनपीओ चैप्टर है, एनपीओ क्लास 11th में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर किया था और इनकम्प्लीट अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किए। लास्ट में 2-3 चैप्टर्स थे जो आपने बहुत अच्छे से थॉरोली किए थे। ये तो जस्ट बिल्कुल एज लाइक लगा लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसा ही चैप्टर है। बस फ़र्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है, वो बेसिकली हम पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए मेंटेन करते थे फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो ये एनपीओ का चैप्टर है इसको एनपीओ भी बोला जाता है। बस इस चैप्टर का नेम क्या है, एनपीओ। एनपीओ जहाँ पर भी हम नेम लेते हैं इट मीन्स प्रॉफिट ना कमाने वाली संस्था। ठीक है, जिस जैसे क्लब हो गए जी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हो गए, ट्रस्ट हो गए, डिस्पेंसरीज होगी, हॉस्पिटल्स टाइप डिस्पेंसरीज जो सेवाएं प्रदान करने के लिए, अपनी सर्विसेज प्रदान करने के लिए बनी होती हैं। ठीक है, वो वाला चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका हल्का सा डिफरेंट है, बाकी जो सेकंड चैप्टर से लेकर 6th चैप्टर तक है। ठीक है जी, ध्यान दीजिए, सभी के नेम से आपको हल्का हल्का जजमेंट हो जाएगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सभी चैप्टर्स को रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं आपस में। कैसे? पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। बच्चे आपने मानकर चलना है जो +1 के अकाउंट्स है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करती है हमेशा, यानी कि अगर बच्चा अकेला, कोई भी इंसान अकेला बिजनेस करता है, +1 की बुक आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करती है, अकेले बिजनेसमैन की। +2 में आपकी 2 बुक्स हैं। 2 बुक्स में जो ये वाली बुक है ये पार्टनरशिप की बात करती है। देखिए सभी चैप्टर्स पार्टनरशिप के हैं। ठीक है जी, पार्टनरशिप की बात करती है। जो थर्ड बुक है आपकी, थर्ड बुक इस टाइम नहीं, ये सीबीएसई की एक्चुअली है ना, चलिए कोई बात नहीं। जो थर्ड बुक है बच्चे वो बात करती है कंपनी की, शेयर्स इशू कैसे की जाते हैं, डिवेंचर्स की, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंटिंग रेशोस की। जो थर्ड बुक है हाई लेवल की। ठीक है, हम तीन तीन तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस? 3 टाइप्स। बेसिकली तो जॉइंट वेंचर और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आ जाती हैं, पर उनका ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती वो सोसाइटीज़। मेनली हम 3 टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। सोल, और फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पार्टनरशिप एंड थर्ड एंड लास्ट इज कंपनी। ठीक है जी, वो बोली थर्ड बुक की बात करते हैं। देखिए सेकंड चैप्टर से लेकर 6th चैप्टर आप यहाँ से उल्ट पुल्ट नहीं करोगे। सबसे पहले आप सेकंड चैप्टर करोगे बहुत अच्छे से, आफ्टर दैट यू विल गो थ्रू थर्ड चैप्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आप सीक्वेंस वाइज ही करने की कोशिश करोगे। इससे आपको प्रॉपर वे में, हायरार्किकल वे में, सीक्वेंस वे में सब चैप्टर्स अच्छे से फॉलो अप कर पाओगे। देखिए पार्टनरशिप होता क्या है, सपोज ऑफ दैट आप इमेजिनेशन कीजिए, आप 5-6 फ्रेंड्स, 7 फ्रेंड्स, 10 फ्रेंड्स मिलके कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जो सेकेंड चैप्टर रहेगा बेसिकली बिल्कुल फंडामेंटल टर्म्स, बेसिक टर्म्स, रेशो क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, इस टाइप की सिंपल टर्म्स रहेंगे। ड्राइंग्स क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहता है, क्यों किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर ड्राइंग्स विद इन द हमारा फाइनेंशियल ईयर 12 ईयर्स का होता है, कैलेंडर ईयर भी 12 ईयर्स का होता है। अगर कोई पार्टनर इन बिटवीन निकलवाता रहता है, प्रॉपर इक्वल वे में नहीं निकलवाता, ड्राइंग्स है जैसे कैपिटल अपना पैसा निकलवाता रहता है बिजनेस से,
तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, ऐसे बेसिक टर्म्स है फंडामेंटल सेकंड चैप्टर में, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेकंड चैप्टर के बाद जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है, यहाँ से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, जो थर्ड चैप्टर बचे आपका। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हैं, और इसको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी हम पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था, पर किसी वजह से हम जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4:3:1, यानी कि 4 पार्टनर्स हैं, या कह लीजिए 3:2:1, 3:1 की रेशो, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, यानी कि दोबारा से हम लाभ विभाजन अनुपात चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बोला 3:2:1, यानी कि 3:1 की रेशो है। अब हम इसको दोबारा से सेटल डाउन करके, सपोज ऑफ दैट हमारे पार्टनर्स आपस में मन मिटाव हो गया, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि हम दोबारा से जो शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कुछ नया रखें, जैसे इक्वल रखना चाहते हो, मे बी 1:1:1 रखना चाहते हो, ठीक है, उस टाइप में कुछ भी हो सकता है इस थर्ड चैप्टर में। उसके बाद है जी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डेजोल्यूशन। 4 कंसेप्ट ध्यान से देखिए एडमिशन, किसी का आना, मान लो 10 पार्टनर्स हो आप, 11th नंबर पार्टनर्स को ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो उसको मानने पड़ेंगे। दैट इज़ नोन एज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। रिटायरमेंट, कोई पार्टनर, हम टोटल 11 पार्टनर्स हो चुके, 11 पार्टनर्स में से कोई जाना चाहता है, या तो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, या आपस में कुछ नहीं सेटिंग चल रही उसकी आप सबके साथ, या कुछ वो अपना पर्सनल बिजनेस अलग से करना चाह रहा है, ठीक है, बट आपको बताना नहीं चाह रहा, ठीक है, देयर आर सो मैनी रीज़न, पर आपको सभी के रीजंस पता होने चाहिए, एटलीस्ट 5-6, कि रिटायर्ड होके जाना चाह रहा है तो क्यों जाना चाह रहा है। जनरल आप 5-6 रीजंस बताओगे कि ये रीज़न हो सकते हैं। या फिर हो जाती है जी डेथ। डेथ के केस में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, हार्ट अटैक आ गया, पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस चला रहे थे, तो जहाँ पर आपने अपना दफ्तर ओपन कर रखा था, कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म, जैसे मान लो टेक्सटाइल का काम कर रखा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा रखी थी सपोज ऑफ दैट आपने, या प्लाईवुड की इंडस्ट्री लगा रखी थी, वहाँ आपने 11 पार्टनर्स आप इकट्ठा काम कर रहे थे, तो वहाँ पे वर्किंग आवर्स में ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, ठीक है, ये भी हो सकता है। जब जाती हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई जाएगा अपने प्रॉफिट में से, क्योंकि वो कैपिटल, जब एडमिशन होती है किसी पार्टनर की, वो एज अ कैश कैपिटल लेकर आता है, लेकर तो बेसिकली कैश आता है, पर उसको एज अ कैपिटल ट्रीट किया जाता है। जब वो वापिस जाएंगे तो अपनी कैपिटल तो लेकर जाएंगे, प्लस जितना टाइम पीरियड उन्होंने काम किया है उसका भी प्रॉफिट का हिस्सा, अपनी कैपिटल का हिस्सा विद इंटरेस्ट, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ब्याज की राशि भी वापस लेके जाएंगे। और उसके बाद अगर LICs कंबाइनली पार्टनरशिप फॉर्म में हमने खरीद रखी होते हैं कई बार LIC, उसका भी अपना हिस्सा लेकर जाएंगे ये वाले केसेस में, ठीक है। चलिए, डिसोल्यूशन क्या होता है। डिसोल्यूशन हो गया भाई बस, या तो हमने कुछ काम जो स्टार्ट कर रखा था पार्टनरशिप में, ऐसा काम स्टार्ट कर रखा था कि बस 10 ईयर्स के लिए करेंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा, बस 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि भाई हम 11 जने मिलके 11 पार्टनर्स मिलकर 11 सालों के लिए काम करेंगे। अब हम हमारा काम ख़त्म हो गया, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जैसे मान लो रोड कंस्ट्रक्शन का काम था, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट का काम था, माइनिंग का काम था, ठीक है, माइनिंग का काम था कि 11 ईयर्स में कंप्लीट होना, तो कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी किसी टाइप का काम, पर वो काम जो कर रहे थे आप लोग पार्टनरशिप में कर रहे थे, आपने अपने दोस्त मित्र लगा लिए या कुछ ट्रस्टेबल पर्सन्स आपने इंक्लूड करके कि भी चलो हम इकट्ठा मिलके काम करते हैं, सभी जो प्रॉफिट्स में जो आएगा वो हम आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है, तो बस वो काम खत्म हो गया। ये भी रीज़न हो सकता है समापन का पार्टनरशिप का। या कोई इंसॉल्वेंट हो गया, मेंटल हो गया, या कोर्ट केस हो गया, किसी के ऊपर कोर्ट में स्यू कर दिया, किसी पार्टनर ने, किसी एक ए पार्टनर ने बी पार्टनर के अगेंस्ट कर दिया, या किसी एक पार्टनर ने पूरी फर्म के ऊपर केस कर दिया,
कोर्ट का नोटिस आ गया, ठीक है। ऐसे राजे आपको रीजंस पता होने चाहिए, याद रखना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ठीक है। ये एक जैसी टर्म्स हैं पर सभी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट रहेगा। एडमिशन मतलब आना, रिटायरमेंट एंड डेथ मतलब रिटायरमेंट तो होता है चले जाना, डेथ मतलब मृत्यु हो जाना, डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म का बंद हो जाना, क्लोज कर देना, ठीक है। किसी ना किसी सबके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहेगा। ये एक जैसे हैं पर ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ चैप्टर करने से पहले, ये जो फिफ्थ चैप्टर है इसमें कुछ क्वेश्चंस पहले रिटायरमेंट से रिलेटेड रहेंगे और चैप्टर के एंड में डेथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पर सभी का आपको इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि अगर वो आता है क्या क्या लेके आता है, ठीक है। एज अ गुडविल भी कुछ लेकर आता है पार्टनर, एज अ कैपिटल भी लेकर आता है। आगे गुडविल की भी टाइप्स हैं। गुडविल वो प्राइवेट लेके आया, प्राइवेट तौर पे लेके आया या कैश लेके आया, ठीक है। 3-4 टाइप्स हैं गुडविल की कि किस किस टाइप में वो जब आता है पार्टनर लेके आया। अच्छा मतलब बहुत प्रॉपर वे में गुडविल का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, थ्री थ्री या 4 टाइप्स की मे भी है। जब वो कोई पार्टनर आता है एज अ, देखो पैसा लेके आएगा, ठीक है। जब भी कोई पार्टनर आएगा उस पैसे को हम बताएंगे किस रेशो में लेकर आना है। और एज अ गुडविल, देखो जो पैसा लेके आएगा उसको वो 2 वेज में लेके आएगा, एज अ गुडविल और एज अ कैपिटल। अब हम देखेंगे कि जो न्यू पार्टनर आया है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, वो एज अ कैपिटल कितने पैसे लेकर आया है और एज अ गुडविल कितने पैसे लेकर आया है। जो गुडविल का पैसा लेके आता है वो हम एग्जिस्टिंग पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। कुछ ऐसा ट्रीटमेंट रहेगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे थॉरोली फिर हम डिस्कस करेंगे अच्छे वे से, ठीक है, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाओ। बच्चे अब फिर से देखिए, सेकंड और थर्ड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सेकंड एंड थर्ड पूरी आपकी इस बुक के लिए, ठीक है। सेकंड थर्ड करोगे फिर आपको फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ चैप्टर बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल इन सबसे अलग है। फर्स्ट कुछ स्कूल्स में कुछ स्टूडेंट्स को फर्स्ट चैप्टर एंड में करवाया जाता है, ठीक है। कई बारी स्टार्टिंग कहाँ से करवा दी जाती है, सेकंड चैप्टर से। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कॉन्टिन्यूसली करने के बाद जब ये काम पार्टनरशिप के चैप्टर्स का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाता है। पर हम कोशिश करेंगे कि हम सीक्वेंस वाइज करें। पहले हम कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने की, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सभी जितना मैक्सिमम हो सका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की, समझाने की आपको। उसके बाद हम सेकंड थर्ड सीक्वेंस वाइज बच्चे उठाएंगे, ठीक है जी। चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा इसका भी डिस्कस कर देती हूँ। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ये सोल प्रोप्राइटर की नहीं है, एनपीओ फर्म की है, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन की है, याद रखना। एनपीओ मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था, वो इंस्टीट्यूट, वो ट्रस्ट, वो डिस्पेंसरी जो प्रॉफिट ना कमाने के लिए बनी है, ठीक है। प्रॉफिट कमाना इनका ऑब्जेक्ट नहीं है, उद्देश्य नहीं है। इनका ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, पर्पस क्या रहता है, एम क्या रहता है, विजन क्या रहता है, सेवाएं करना, ठीक है। सोसाइटी की, समाज की सेवाएं करना इनका मेन मोटिव रहता है। इनमें अपने बच्चे देखना क्या है, मेन इसमें 3 अकाउंट्स बनेंगे, ध्यान रखना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एज लाइक कैश अकाउंट है, याद रखना। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी अगर कैश की फॉर्म में कुछ भी आया है या गया है वो हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे उसका, ठीक है जी। सोल प्रोप्राइटरशिप में इसको कैश अकाउंट बोल दिया जाता है, ये उसी का ही सब्स्टिट्यूट है। बस जहाँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात हो तो समझ लेना एनपीओ की बात चल रही है, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ एनपीओ में हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। वहाँ पर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट में क्या बोलते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में से हमें डिफरेंस में क्या मिलता था, या तो प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस यानी कि प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब कमी, लॉस, घाटा,
ठीक है जी। या कई बार सरप्लस को वो क्या लिख देता है यहाँ पर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, डेफिसिट को। बैलेंस शीट हमारी वैसे ही है जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते थे, बस ये 3 अकाउंट्स हमने मेंटेन करके चलने हैं। बेसिकली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में से ही देखकर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर याद रखना अकेले 1 ईयर का बनता है, फाइनेंशियल ईयर का बनता है, करंट ईयर का बनता है, 12 मंथ्स का बनता है, चाहे वो कैलेंडर ईयर मान लीजिए चाहे फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए, 12 मंथ का बनेगा। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा जब भी गिवन होगा ये कंप्लीट गिवन होगा, यानी कि जो लास्ट ईयर्स का कुछ भी हमारे पास आया वो भी गिवन होगा। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा दिखा भी देती हूँ बच्चे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट इलस्ट्रेशन गिवन है हमारे पास, ये यहाँ देखिए सब्सक्रिप्शन 18-19 की भी गिवन है, 19-20 की भी, यानी 20-21 की भी, यानी कि 3 फाइनेंशियल ईयर्स का डाटा गिवन है इस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट की तरह होता है, ये कंबाइनली दिखाता है, इसी में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर की आइटम्स भी पड़ी हैं और इसी में ही बैलेंस शीट की आइटम्स भी पड़ी हैं। अब हमें जो भी कुछ रिक्वायर्ड है बनाने के लिए बोला गया है, यहाँ तो बेसिकली कुछ नहीं, ये तो बहुत सिंपल, जस्ट अभी आपको एक तरह से चलना सिखा रहे हैं कि एनपीओ के क्वेश्चंस बिल्कुल आराम आराम से आपने कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे फाइंड आउट करने हैं। यहाँ तो जस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा रेकरिंग नेचर का होता है, रेकरिंग नेचर कह लीजिए या फिर रेवेन्यू नेचर का होता है, रेवेन्यू पेमेंट्स, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है जी, रेवेन्यू मतलब बारी बारी होने वाले खर्चे। लाइटिंग है, आपने एक चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन किया, उसके लिए एक रूम रेंट पे रूम लेके आप वहाँ पर सीटिंग करते हो, सुबह 3-4 घंटे सुबह लगा लेते हो सभी दोस्त मित्र और इवनिंग को लगा लेते हो, तो वहाँ पर बैठते हो। टेलीफोन एक आपने लैंडलाइन लगवा रखा है या फिर आपने एक मोबाइल सेट खरीद रखा है, बट संस्था के नाम पर खरीदा हुआ है उसी के लिए। ठीक है, पोस्टेज एंड कॉरियर, ये जो आपने पेटी कैश अकाउंट किया था अपने प्लस विन अकाउंट में, उसी टाइप के ये कुछ नॉमिनल से पैटी यानी कि माइनर से छोटे छोटे टाइनी से एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे हैं, जरा से हैं। ठीक है, ये सारे पर ये रैकरिंग इन नेचर के होते हैं, बारी बारी होने वाले हैं। वेजेस है, सैलरीज है, सैलरीज क्यों है, सपोज ऑफ दैट हमने एक अकाउंटेंट हायर कर रखा है, जो कि हमारे अकाउंट्स हमारे एनपीओ के अकाउंट्स मेंटेन करता है। कौन से अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी वो मेंटेन करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी, बैलेंस शीट भी, और हमें 31/3 को बता देता है कि बाबूजी हमारा सरप्लस है या डेफिसिट है। ठीक है जी, सरप्लस, ये देखिए आप सरप्लस भी लिख सकते हैं या फिर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो। पर आप स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग है बच्चे, +2 का हमारा एम रहता है, +2 बोर्ड की क्लास रहती है, हमारे एम मोटिव रहता है स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे से गो थ्रू करें, चाहे वो छोटा क्वेश्चन है चाहे बड़ा है, और कंसेप्ट क्लियर करें सो दैट कि आपके बोर्ड में अच्छे से मार्क्स परसेंटेज आ जाए। तो आपने हर चीज़ को अभी डबल क्या ट्रिपल क्या जहाँ से जो भी सीख सको लेकर चलनी है। धीरे धीरे जब आप हैप्चुअल हो जाओगे लिखने की कि क्या होता है, फिर बेशक आप एंड में छोड़ देना, फिर चाहे सरप्लस अकेला लिखते रहना। ऐसे ही इधर ये डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड ये लिखा जाता है, और इनकम साइड क्या लिखा जाता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि बाय डेफिसिट। ठीक है जी, आपको जस्ट ये दिखाया। अब हम करने वाले हैं बच्चे इसके, जब हम एमसीक्यूज करेंगे तब ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बैलेंस कोई नहीं दिखाना होता ये, ठीक है, 19-20 का उठाया बस। अब हम चलते हैं बच्चे उसकी तरफ, एमसीक्यूज की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हम वेरी शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं इसके। ठीक है जी, लास्ट जो हमने 3 वीडियोस अपलोड करी हैं बेसिकली वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो भी इसी की ही 3 वीडियोस अपलोड करी हैं, इसकी भी हम 3 वीडियोस में इसको कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे, बट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, या फिर हिंदी मीडियम लगा लीजिए, या जिनको थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी से भी कुछ रीड कर सकते हो, ईजिली समझ आ जाएगा आपको। चलिए, व्हाट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए सबसे पहले क्या है, मीनिंग एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। जस्ट ये कॉमन से क्वेश्चन है, स्टार्टिंग बेसिक प्रैम्बल जैसे कह देते हैं, भूमिका उस टाइप के क्वेश्चन है।
एनपीओ होती क्या है? यह व्यक्तियों की ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से, किसी ने कंपल्शन नहीं कहा, जोर जबरदस्ती नहीं है, अपनी इच्छा से, जिसका एकमात्र उद्देश्य है समाज की सेवा करना अथवा कला संस्कृति खेलों को बढ़ावा देना है, लाभ कमाना नहीं है। ये बच्चे क्यों लिखा गया? जैसे देखिए कला संस्कृति खेलो, स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स का काफ़ी जगह से कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, तो अगर हम कुछ इस टाइप के सोसाइटी में सेवा प्रदान करने के टाइप से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते रहें तो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा इससे। और लिटरेचर हमारी जैसे संस्कृत लिटरेचर होगा, इंग्लिश लिटरेचर होगा, लुप्त होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ कुछ इस टाइप लिटरेसी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस किए जाएं, ठीक है, लिटरेचर को, और या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाई जाएं, ठीक है, जिसमें डांस गिद्धा वगैरह कुछ ऐसा, भांगड़ा वगैरह कुछ भी करवाया जाए उस टाइप के। बट इन सब का उद्देश्य क्या रहेगा? समाज की सेवा करना, या फिर ये जो लुप्त होती हमारी कला संस्कृति हैं इन सबको और ज़्यादा मोटिवेट करना, बढ़ावा देना, हमारा इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। गिव टू एग्जाम्पल्स, इसके 2 एग्जाम्पल्स दे दीजिए। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, डिस्पेंसरीज लगा लीजिए, हॉस्पिटल, या फिर व्यापारिक संघ, ट्रेड यूनियन जिसको बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन है जी, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं की लाभ कमाने वाली की तुलना में कुछ प्रमुख, मतलब दोनों में फर्क बताइए कि कुछ विशेषताएं बताइए। एक तो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं, एक है लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं, में विशेष डिफरेंस क्या है? इनमें कोई एक विशेषता बताइए। ये संस्थाएं लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि निशुल्क अथवा बहुत कम कीमत पर सेवाएं। बहुत कम कीमत क्यों लिखा हुआ है? जैसे आप कहीं पर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज में जाते हो, सपोज ऑफ दैट डेंटिस्ट के पास गए, अपना इसका डेंटिस्ट के पास गए, अपना टीथ्स का ट्रीटमेंट करवाने गए, आरसीटी वगैरह करवाई कुछ, ठीक है, कैपिंग वगैरह करवाई। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाओगे, प्राइवेट डेंटिस्ट से करवाओगे, उसका कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहेगी। पर अगर आप चैरिटेबल डिस्पेंसरी से करवाओगे वहाँ पर बहुत कम कीमत ली जाएगी, आरसीटी की लगा लीजिए, कैप की, फीलिंग की, ठीक है, उस टाइप में रेट रखा होता है, बट बहुत नॉमिनल से चार्जेस रखे होते हैं। ये संस्थाएं लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि निशुल्क अथवा बहुत कम कीमत पर सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती है। जैसे एजुकेशन, स्वास्थ्य, ठीक है, सरकारी जैसे गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होती हैं। स्वास्थ्य में तो हॉस्पिटल, डेंटिस्ट का आपको चैरिटेबल डिस्पेंसरी बता दी। मनोरंजन और खेल, खेल में स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड। मनोरंजन में क्लब वगैरह आ जाता है, ठीक है, क्लब जितने, रोटरी क्लब हो गया, अम्बाला क्लब हो गया, नोएडा क्लब हो गया, न्यू दिल्ली क्लब हो गया, उस टाइप की आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं की आय के 2 मुख्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, क्योंकि उनके पास कोई भी आय का कोई मेन सोर्स नहीं होता, ठीक है जी। हम कर रहे थे फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड, आय के, ये कर रहे थे फोर्थ। लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं की आय के 2 मुख्य साधन, उनके पास जो वो एजुकेशन के ऊपर क्लब ओपन करती हैं या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाती हैं, उनके पास इनके लिए पैसा खर्च करने के लिए कहाँ से आता है? ये आय के 2 साधन हैं। कौन से? इन संस्थाओं की आय के 2 मुख्य साधन हैं, इनके सदस्यों द्वारा सब्सक्रिप्शन फीस देना या फिर सदस्यता शुल्क, प्रवेश, ये मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फीस या फिर एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस या फिर एडमिशन फीस देना। फिफ्थ, लाभ न कमाने वाली संस्था की 2 विशेषताएं, ये संस्थाएं लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज एवं अपने सदस्यों की सेवा करने के लिए स्थापित की जाती हैं। नंबर सेकंड है, इनकी आय के मुख्य साधन अपने सदस्यों से चंदा, प्रवेश, चंदा मतलब सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशन, गिफ्ट आदि है, ठीक है, प्रवेश शुल्क, दान, उपहार आदि हैं। 6th क्वेश्चन देखिए बच्चे, 6th है जी, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा प्राप्त कोषों मतलब फंड वगैरह, फंड्स, कोषों को फंड बोलते हैं, कौन से खाते में क्रेडिट किया जाता है? इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न साधनों से प्राप्त कैपिटल फंड, याद रखना, ठीक है जी, कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड, वो डिपेंड करता है, जैसे आपको लास्ट
क्वेश्चंस में भी बताया था कि फंड, अगर वो स्पेसिफिकली बिल्डिंग फंड के नाम से, स्विमिंग पूल के फंड के नेम से बिल्डिंग स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है जी, या फिर स्कूल के नेम से स्पेसिफिकली प्रोवाइड के बोल के गए हैं तो हम उसी नेम से फंड ओपन कर देंगे। अगर कुछ नहीं बोल के गए तो हम जनरल फंड में रख देंगे उस वाली अमाउंट को। व्हाट आर मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, ये क्या होती है सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सब्सक्रिप्शन ही हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि क्या होती है सब्सक्रिप्शन। सदस्यता चंदा, ठीक है, सदस्यता मेंबरशिप की। सब्सक्रिप्शन को आपने डोनेशन या चैरिटी नहीं ट्रीट करना, बेसिकली ये एक तरह की फीस है जो कि हम मेंबर्स से लेते हैं, जो हमारे मेंबर्स बन जाते हैं, हमारे कंपल्शन से नहीं, अपनी इच्छा से बनते हैं, समाज की सेवा करने के पर्पज से। आंसर देखिए, चंदा एक लाभ न कमाने वाली संस्था की आय का मुख्य साधन है और ये सदस्यों द्वारा सावधि रूप से अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, त्रैवार्षिक आधार पर, क्योंकि हमारे पास आय का यही साधन होता है तो एनुअल बेसिस पे हम उनसे चार्ज कर लेते हैं, ठीक है जी, जो सब्सक्रिप्शन होती है, फीस होती है। हाँ जी, 8th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय एंडोमेंट फंड। देखिए, समर्पित निधि से क्या आशय है। यह एक ऐसा कोष है जो किसी वसीयत या उपहार के कारण, बस इंडोमेंट के साथ ये शब्द याद रखना, वसीयत या उपहार के कारण उत्पन्न हुआ है और इसकी आय को किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही प्रयोग किया जाता है। कई बारी हमें, ठीक है, उनके आगे पीछे कोई नहीं होता बट वसीयत करवा जाते हैं, जैसे बुजुर्ग वगैरह होते हैं हमारे, अपने बच्चों के नेम करवा जाते हैं, ठीक है, पर उनके बाद कोई भी उस फंड को यूज़ करने वाला कोई नहीं होता, फिर वो संस्था के नाम ही करवा जाते हैं कि जो ये वसीयत है, ठीक है, ये इस संस्था के नाम है, जितनी भी इस वसीयत से पैसा आता रहेगा एज अ गिफ्ट, ये इस संस्था को समर्पित है, तो उसको इंडोमेंट फंड बोला जाता है। व्हाट इज मेंट बाय स्पेशल डोनेशन, विशेष दान से स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन, हाँ जी स्टूडेंट्स, स्पेशल डोनेशन यहाँ से देखिए, स्पेशल डोनेशन या फिर स्पेसिफिक डोनेशन, यदि दान किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त होता है, जैसे भवन के लिए दान या फिर तैरने का तालाब बनाने के लिए दान, तो इसे पूंजीगत प्रकृति का माना जाता है और इसे स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष यानी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। जब भी कोई दान देकर जाता है, अगर वो ये दान बोलकर दे के जाए कि ये भाई जो दान मैं डोनेट करके जा रहा हूँ स्विमिंग पूल के लिए है या स्कूल की बिल्डिंग के लिए, तो दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक दान, ठीक है जी, ये स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेशल डोनेशन, ठीक है जी, ये तो बच्चे हो गया स्पेशल डोनेशन। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट आंसर्स का, जनरल डोनेशन। देखिए, जनरल नेम से ही पता लग रहा है, स्पेशल नेम से ही पता लग रहा था, स्पेशल या स्पेसिफिक। जनरल मतलब कुछ नाम से ना कहकर वैसे ही दान दे जाना, पर इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बहुत फर्क है, ठीक है, ये कहा जाता है लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की। जो जनरल डोनेशन होती है, जितनी भी हो, हमने ये नहीं देखना कि छोटी अमाउंट है या बड़ी अमाउंट है, बस जनरल मीन्स जनरल, उसको हम कहाँ ट्रीट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर की मान के ट्रीट करेंगे और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। बैलेंस शीट में सिर्फ स्पेसिफिक डोनेशन आती है, ठीक है। जनरल डोनेशन को क्या कहा जाता है, सामान्य दान वह दान है जिसमें दान देने वाला कोई ऐसा उद्देश्य निर्धारित नहीं करता। इसमें तो कर दिया था कि हाँ भी मैं बिल्डिंग के लिए दान दे रहा हूँ, स्विमिंग पूल के लिए दान दे रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ भी ऐसा निर्धारित नहीं करता जिसके लिए दान प्रयोग किया जाना है। इस प्रकार के दान को आय माना जाता है, याद रखना, ठीक है, आय यानी कि इनकम, क्योंकि आय या इनकम माना जाता है और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, इनकम वाली साइड। क्रेडिट पक्ष कौन सा होता है हमारा, इनकम साइड, ठीक है जी, ये होती है जनरल डोनेशन आपकी। हाँ जी बच्चे, अभी हमने देखिए 9th क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, स्पेशल या स्पेसिफिक डोनेशन। 10th भी कर लिया हमने, ठीक है जी। 10th में क्या था, 10th 9th स्पेशल डोनेशन, 10th होगा जनरल डोनेशन। अब 11th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेंट बाय एंट्रेंस फीस। बच्चे, मैं वैसे तो आपको ऐसी 1-2 लाइन बोल के बताऊं कि एंट्रेंस फीस क्या होती है, आप समझ जाओगे, पर मैं शॉर्ट नोट आपको इसलिए दिखा रही हूँ
ताकि आपके पास कुछ लाइंस हों लिखने के लिए, आप लिख सको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में, ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आ सकता है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11, मैं पीछे जो चैप्टर में डिटेल्ड में वहीं वापस लेकर जा रही हूँ, वहीं से दिखाती हूँ आपको। एंट्रेंस क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रेंस फीस। यहाँ पर देखिए एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग अच्छा खासा यहाँ पर नोट दिया हुआ है बच्चे, देखिए ध्यान से कि एंट्रेंस फीस किसे कहते हैं। वैसे आप अपनी जनरल लाइफ में प्रैक्टिकली भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भारत विकास परिषद के मेंबर बनते हो, या क्लब के मेंबर बनते हो, या कोई चैरिटेबल सोसाइटी के बनते हो, ठीक है, या कुछ इसी टाइप की कुछ संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रस्ट हैं, जिनके आप मेंबर बनना चाहते हो। जैसे आजकल एकम न्यास वाली भी सोसाइटी काफ़ी आगे आ रही है ना, सेवाएं प्रदान कर रही हैं, तो उसका मेंबर बनना चाहते हैं। ये उसी टाइप का कुछ, उसी के रिगार्डिंग कुछ गिवन है, देखिए पढ़ते हैं अब हम। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस लगा लीजिए। यह शुल्क नए सदस्यों के प्रवेश से प्राप्त होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम उनकी यही है, आपको पहले भी बताई गई है ये बात। यह शुल्क नए सदस्यों के प्रवेश से प्राप्त होता है। कुछ व्यक्ति इसे पूंजीगत आय मानने के पक्ष में है, यानी कि पूंजीगत आय का मतलब कैपिटल इनकम मानते हैं, कुछ रेवेन्यू इनकम मानते हैं। याद रखना बच्चे, कैपिटल मतलब मोटी इनकम या खर्च, मोटी इनकम ही डिस्कस करते हैं, खर्च नहीं करते, चलो, क्योंकि हमारे पास आ रहा है ना पैसा। कुछ क्या कह रहे हैं कि वो इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, कुछ कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। जो तो इसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं फिर तो हम इसको बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे, जो इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में ट्रीट करेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का काम क्या है, रेवेन्यू टाइप की नेचर की जितनी आइटम्स हैं हम वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल नेचर की जितनी भी आइटम्स होते हैं हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। जो जैसा मान रहा है, अगर साइलेंट है तो फिर हम इसको हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट करते हैं, अगर कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन